ओके, वेलकम बैक। पेटेंट एजेंट के जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन पार्टिसिपेंट्स के लिए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पावर्स ऑफ कंट्रोलर जनरली। एक्चुअली पावर जो है वो मतलब कंट्रोलर को बहुत पावर है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि और उनको क्या क्या किस तरह के पावर्स हैं। सो ये चैप्टर तो बहुत बड़ा नहीं है, बट इसके बाद का चैप्टर रिलेटेड टू कंपल्सरी लाइसेंसिंग है जो कि बहुत बड़ा है। तो आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट लाइक इन वन गो, सो आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ दिस पावर्स ऑफ कंट्रोलर जनरली थोड़ा सा जल्दी में आज, और फिर नेक्स्ट वाले जो क्लासेस होंगे मेरे उसमें हम लोग कंपल्सरी लाइसेंसिंग कंप्लीट करेंगे। आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ इन वन क्लास, लेकिन वो बड़ा तो है, उसके साथ साथ में वो इम्पोर्टेंट भी है। हालांकि वो बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन वो बड़ा है और वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि आफ्टर ह्यूज ह्यू एंड क्राई, जिसमें कि इंडिया को अंडर ट्रिप्स ये अमेंड करना ज़रूरी हो गया था अपना पेटेंट एक्ट, और जब वो अमेंड नहीं कर पा रहे थे तो फिर 2005 में उनको अमेंड करना पड़ा, व्हेन अमेरिका एक्चुअली वेंट अगेंस्ट अस कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव सिक्योरिटी टू देयर पेटेंट्स एंड इन्वेंशंस। तो हमने 2005 में किया। हम लोग का प्रॉब्लम ये था कि हमें जो मेडिसिन हम बनाते थे जेनरिक स्टाइल में, उसके लिए जो है वो वर्ल्ड में वो हम नहीं बेच पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पेटेंट जो है उनको रोक रहा था ये करने से, क्योंकि प्रोसेस और प्रोडक्ट पेटेंट दोनों करना ज़रूरी हो गया था। उसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ थी। तो दोहा डिक्लेरेशन में एक्चुअली ये बताया गया कि भी देखिए आप लोगों को ये सब भी फैसिलिटीज़ है, फॉर एग्जांपल कंपल्सरी लाइसेंस, बुलार प्रोविजंस एंड ऑल। तो फिर हमने तब चेंजेस किए, विच वाज इन अ वे लाइक गुड फॉर अस। हालांकि एक संतावना ही है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग आपको भी पता है कि इंडिया में नहीं है, और हम कर भी नहीं सकते फॉर द वेरी स्पेसिफिक रीज़न। हम लोग कर भी नहीं सकते कि हम बहुत ज़्यादा कंपल्सरी लाइसेंसिंग कर दें, नहीं तो फिर वर्ल्ड में जितने भी हम लोगों को मिलेंगे वो फैसिलिटीज़ थ्रू लाइफ सेविंग ड्रग्स, वो एक्चुअली हम लोग को नहीं मिल पाएंगे। वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड कि मेरा वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, तो उन्होंने कहा आपकी वॉइस लो है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आवाज़ कम आ रही है या फिर मैं धीरे बोल रही हूँ। सो आई ट्राई टू फिनिश इट ऑफ क्विकली, थोड़ा फास्ट भी बोलूँगी, और मैंने ये वॉल्यूम भी बढ़ाया है। सो लेट्स सी, शायद आपका वॉल्यूम बढ़ के आ जाए। तो होपिंग फॉर द बेस्ट, वी विल स्टार्ट विद पावर्स ऑफ कंट्रोलर जनरली। सो कंट्रोलर टू हैव सर्टेन पावर्स ऑफ सिविल कोड, यानी कि जो कंट्रोलर है ना, इसका कुछ हद तक इस तरह का पावर होगा कि जैसे कोर्ट में एक जज का होता है। ठीक है, जैसे कि अब उन्होंने ये बात क्लियर कर ली है कि जो सिविल कोर्ट में जजेस के होते हैं अंडर सीपीसी, उसको सुपरसीड नहीं कर रहे हैं। उनके बेसिस पे हम ये बता रहे हैं कि इनको क्या क्या पावर हो सकते हैं, जैसे कि समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, उसको समन कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप आइए, और आप ओथ लेकर जो भी वो पूछेंगे उनके एग्जामिनेशन किया जा सकता है। फिर रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने जो किया है प्रेजेंट, उसको या तो दीजिए या फिर आपको करना चाहिए ये चीज़ें आप दीजिए। उसके बाद एविडेंसेस ले सकते हैं एफिडेविट के बेसिस पर, मतलब एफिडेविट कराया हुआ। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट के लिए वो कमीशन कर सकते हैं। अवॉर्डिंग कॉस्ट, अवॉर्डिंग मतलब यहाँ अवार्ड नहीं, मतलब जो उनको जैसे डैमेजेस के लिए किसी ने अप्लाई किया हो तो उसको कॉस्ट का ये मिल जाएगा, या फिर किसी ने केस किया है और अल्टीमेटली उसको जो खर्चे आए हैं उसको मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम एंड प्रिस्क्राइब मैनर, जो कि हमारे रूल्स में प्रिस्क्राइब टाइम और मैनर दिया रहता है। और उसके बाद अगर एक्स पार्टी डिसीजन हुआ है तो उसको सेटिसाइड करके वो फिर से वापस उस पर कर सकते हैं, और भी कोई अदर मैटर जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो उन पर भी ये डिसीजंस कंट्रोलर ले सकते हैं। एनी ऑर्डर फॉर कॉस्ट बाय द कंट्रोलर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर हिम अपॉन हिम अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1, यानी जो भी हमने जस्ट पढ़ा, शैल बी एग्जीक्यूटेबल एज अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट, यानी सिविल कोर्ट जो डिसीजंस देते हैं उसको हम लोग डिक्री बोलते हैं। तो डिक्री जो है उसके जैसा उसको उसकी वैल्यू है, सेम वही वैल्यू
कंट्रोलर के डिसीजन को लेकर भी है। पावर ऑफ कंट्रोलर टू करेक्ट क्लरिकल एरर्स, क्योंकि पेटेंट हम लोग कई बार फाइल करते हैं और हमने कई बार ये चीज पढ़ी समझी बाकी के सेक्शंस में कि अमेंडमेंट करने की प्रोविजंस हैं, तो कंट्रोलर या तो खुद से भी कभी अमेंड कर दे, या फिर वो बोले कि आप अमेंड कीजिए, या फिर वो किसी के रिक्वेस्ट पर ये काम कर सकता है जो कि पेटेंट मतलब इंटरेस्टेड पार्टी हो और फीस दिया हो और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में उसने रिक्वेस्ट किया हो, तो ये पावर कंट्रोलर को है। तो ये कहते हैं कि 57 और 59 और 44 जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है, इट्स रिलेटेड टू अमेंडमेंट। द कंट्रोलर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शंस करेक्ट एनी क्लरिकल एरर, ठीक है, इन एनी पेटेंट और इन एनी स्पेसिफिकेशन, या फिर कोई भी और डॉक्यूमेंट उसके साथ में अटैच किया गया हो, उसमें अगर चेंजेस की जरूरत पड़ गई है तो ये क्लरिकल एरर को वो चेंजेस कर सकते हैं। अगर रिक्वेस्ट में किसी ने लिखा हो जो कि इंटरेस्टेड पार्टी हो, पर्सन हो, वो इन राइटिंग का मतलब ये हुआ कि जो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है वो, या प्रिस्क्राइब्ड फी के साथ वो इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, या तो रिक्वेस्ट किया है या फिर मैं खुद से भी ये काम कर सकता हूँ। कौन है ये है कंट्रोलर। जब कंट्रोलर इसमें चेंजेस कर रहा हो तो अगर मान लो किसी ने रिक्वेस्ट किया है तब तो नहीं, पर अगर उस खुद से कर रहा हो तो वो इस चेंजेस के लिए नोटिस दे सकता है पेटेंटी को या फिर एप्लीकेंट को, क्योंकि आपको पता है कि एप्लीकेंट भी फाइल कर सकता है पेटेंट, और ओनर जो है ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर पेटेंटी का नाम डाल सकता है। तो पेटेंटी या तो खुद ही या फिर एप्लीकेंट जैसा भी होगा, या फिर उनके बिहाफ पर जो पर्सन अपियर कर रहा हो वो हो, तो उनको ये नोटिस दे सकता है कि भैया मैं क्लरिकल एरर कर रहे हैं, और करने से पहले वो आपकी बात को सुनने के लिए भी तैयार हो सकता है, क्योंकि ये आपकी चीज है, इसमें करेक्शन अगर वो कर रहे हैं तो नोटिस देने के बाद वो आपको सुनने के लिए, यानी अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड के लिए वो ऑप्शन दे सकते हैं। अगर पेटेंट में कोई चेंजेस आए हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट है या तो उसमें चेंजेस करना है, एंड इट अपियर्स टू कंट्रोलर दैट द करेक्शन वुड मटीरियली ऑल्टर द मीनिंग और स्कोप ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि मान लीजिए कि आपने डॉक्यूमेंट ये डाला कि अब ये एप्लीकेंट नहीं दूसरे एप्लीकेंट को आप इसमें चेंज करके क्लरिकल एरर हो गया है, आप ये एप्लीकेंट की जगह XYZ पर्सन को आप इसमें डाल दीजिए एज एन एप्लीकेंट, तो क्या हो गया, ये इसमें मेजर चेंज हो गया है ना। तो ये, या फिर मान लीजिए कि पेटेंटेड इन्वेंशन या फिर जो इन्वेंशन जिसके लिए पेटेंट किया गया है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू मे बी मिक्सी, और अब वो जो है वो इन रिलेशन टू मे बी स्वीपिंग द फ्लोर का हो, तो फिर क्या हो गया, मटेरियल चेंजेस हो गया। तब इस तरह की चीजों के लिए ऑब्वियस है कि इतना इजीली तो नहीं हो सकता है ना, तो इसके लिए नोटिस देगा जिसको कि जो चेंजेस जिसके ऊपर इफेक्ट होगा, और इट शैल रिक्वायर नोटिस ऑफ द नेचर ऑफ द प्रपोज्ड करेक्शन टू बी पब्लिश्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, और जैसे ही पब्लिकेशन हुआ उसके बाद आप जानते हैं कि कोई भी अपोजिशन के लिए फाइल कर सकता है विद इन द टाइम गिवन, और उसके लिए फिर वापस से ओपोनेंट की बात को सुनेंगे और आपकी बात को सुनेंगे जिन्होंने ये चीज के लिए रिक्वेस्ट किया है। नहीं भी रिक्वेस्ट किया है तो अगर मान लीजिए अपने खुद ही चेंजेस कर रहे हैं, तो फिर जिनको अपोज किया है और जिनका पेटेंट है उनकी बात वो सुनेंगे और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। Section 79. Evidence how to be given and powers of controller in respect thereof. Subject to any rules made in this behalf in any proceedings under this act before the controller, evidence shall be given by affidavit, है ना, in the absence of directions by the controller to the contrary। मान लीजिए कि उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको किस तरह से इसके एविडेंसेस देने हैं, क्योंकि चेंजेस करवा रहे हो तो उसके लिए तुमको एविडेंस देने हैं, तो मान लो तुम उन्होंने ये चीज नहीं बताया है कि कैसे एविडेंस देना है, तब आपको कैसे देना है, अफिडेविट के साथ देना है, ठीक है। पर अगर ऐसा हो गया कि कंट्रोलर को ऐसा लगे कि सिर्फ एविडेंस ही नहीं, हमको उनको सामने बुलाकर उनसे मुंह से भी सुनना है, यानी ओरल एविडेंस भी लेना है, या फिर सिर्फ ओरल एविडेंस के बेसिस पर ये हो जाएगा, या फिर वो दोनों पार्टी को बुलाएंगे और क्रॉस एग्जामिनेशन भी करेंगे इन रिलेशन टू द कंटेंट्स ऑफ द एफिडेविट। जैसे कि आपको पता है कि कोई एक पेटेंटी मर जाता है तो उसके जो अंडर सेक्शन 44 की वो मरेगा तो उसके जो लीगल हेयर होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनका नाम हम लोग डाल सकते हैं
उस ओनर के लिए। तो अब जैसे इसमें आपको पता है फैमिली ट्री एंड ऑल बनता है, तो उसमें कोई एक जो है वो बोल रहा है मैं इसका हकदार हूँ, ये इनको कैसे मिला, ये मैं नहीं हूँ मैं हूँ। तो इनका क्या होगा कि ये दोनों पार्टी को सुनने की कोशिश करेंगे, क्रॉस एग्जामिन करके वो डिसीजन ले सकते हैं। एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर बाय द कंट्रोलर। इसमें कंट्रोलर जो है, कंट्रोलर हैज रिक्वायर्ड टू, या फिर उसके पास ये पावर है टू हियर एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स देयर अंडर, और टू गिव एनी सच पार्टी एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। द कंट्रोलर शैल गिव टू एनी एप्लीकेंट फॉर अ पेटेंट और फॉर अमेंडमेंट ऑफ अ स्पेसिफिकेशन, जो कि अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे कि अमेंडमेंट कब कर सकते हैं, एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड बिफोर एक्सरसाइजिंग एडवर्सली to the applicant any discretion vested in the controller by or under his this act। ठीक है, तो यानी कि ये यहाँ पर कंट्रोलर किसी को भी, ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि किसी को भी बुलाकर वो उस पार्टी की बात सुन सकता है या फिर सुनने का मौका दे सकता है, provided that the party desiring a hearing makes the request for such hearing to the controller at least 10 days in advance of the expiry of the time limit specified in respect of the proceedings। जैसे कि आपको पता है कि ऑपोजिशन के लिए 3 महीने के लिए वो दे दिए, 2 महीने के लिए, तो उस पीरियड में, ये 2 महीने के पीरियड के 10 दिन के पहले तक कम से कम उनको ये बात बोलनी है जिनको अपनी बात सुनवानी है। और यहाँ पे कंट्रोलर को ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि मे बी वो यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वो अपियर नहीं कर रहा है कि वो इंटरेस्टेड पार्टी है, लेकिन कंट्रोलर को ऐसा लगता है तो कंट्रोलर उसके रिक्वेस्ट पे सुनने के लिए तैयार हो सकता है। सेक्शन 81, डिस्पोजल बाय कंट्रोलर ऑफ एप्लीकेशंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। यहाँ मान लो कंट्रोलर ने एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए दे दिया, अलाउ कर दिया किसी चीज के लिए, तो यहाँ पर उसको ये कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी को इस बात के लिए बताए कि क्यों मैंने दिया है, या फिर मैंने गलत तो नहीं किया है, इस तरह की चीजें। ठीक है, वेयर अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर द कंट्रोलर में एक्सटेंड द टाइम फॉर डूइंग एनी एक्ट। जैसे कि आपको 18 मंथ्स में सॉरी हाँ 18 मंथ्स में आपका एग्जामिनेशन रिपोर्ट आता है और उसके बेसिस पर किसी को अपोज करना पब्लिकेशन के बाद, तो उसको 2 महीने ही दिया पब्लिकेशन के, तो ये एक्सटेंड कर सकते हैं कि मैं चलो इसको 3 महीने का कर देता हूँ, या फिर उनको 1 साल के अंदर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के बाद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देना है, तो यहाँ पे 6 मंथ्स और बढ़ा सकता है कंट्रोलर, है ना। Nothing in this act shall be deemed to require him to give notice to or hear the party interested in opposing the extension। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कंट्रोलर जो है कोई एक्सटेंशन देने के बाद उसको किसी अपोजिंग पार्टी को लगे कि एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए, उस चीज के लिए वो अपील कर दे और यहाँ पे कंट्रोलर जो है अपनी सफाई देना शुरू कर दे कि मैंने ये एक्सटेंशन क्यों दिया। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो हियर वी कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये चैप्टर जो 16 है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, और मैं कहूँगी थोड़ा सा हार्ड है, बहुत हार्ड तो नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझते जाएंगे तो ये चैप्टर फिर हार्ड नहीं लगेगा। एक्चुअली क्या होता है, पेटेंट का जो एग्जामिनेशन है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो है ना, ये एप्लीकेशन बेस्ड आता है। जैसे आपको एक स्टोरी टाइप से देंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल में दे दूं कि कंट्री ए है और कंट्री बी है, और ए कंट्री जो है उसको मेडिसिन चाहिए, और बी कंट्री उसको प्रोड्यूस करता है, तो बी कंट्री जो है वो ए कंट्री को कैसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसको कम दाम में उसको दे दे, या फिर वो पेटेंटेड चीज है बट उसके कंट्री में वो बहुत महंगा है, तो क्या किसी और कंट्री से वो कैसे मंगा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन तो एप्लीकेशन बेस्ड पेटेंट के ज्यादा आते हैं, तो इसलिए मैंने बार बार आपको समझाया है कि आप पहले इस चीज को समझिएगा, यानी एक्ट को अच्छे से समझिए, क्योंकि रूल्स जो है वो एक्ट के बेसिस पर ही बने हैं। तो रूल्स क्या है, आपको बताएंगे कि फॉर्म नंबर कौन सा लगेगा, कितना फीस लगेगा, किस चीज के लिए कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें। तो पहले अगर आपको एक्ट नहीं समझ में आएगा तो आप फॉर्म और उसके नंबर समझ के कुछ कर नहीं पाएंगे। तो रूल्स के पहले आपको एक्ट समझना है, तो समझ जाइए, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड है तो आप इमीडिएटली समझेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन है। एंड माय सजेशन इज यू हैव हार्डली 1 मंथ टाइम, तो उससे कम ही है, तो आप ऐसा कीजिए कि जो आपका एक्ट है
उसका कम से कम स्टार्टिंग में जो इंडेक्स है ना, उससे हर एक सेक्शन का क्या क्या वो है याद करिए, क्योंकि अब तक तो आपको इतनी सारी चीजें मतलब 80 to 81 तक आपको समझ में आ गया है, तो आप उसको याद कर लीजिए उतने तक, क्योंकि आपको फिर फॉर्म याद करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि देर इज वन शेड्यूल जो कि सारे फॉर्म नंबर्स देता है. So this is my suggestion to you. We will start with working of patent, compulsory license and revocation in our next video. और मैं कोशिश करूंगी कि इसको मैं एक गो में ख़त्म कर दूं. Okay, thank you.